दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट क्या अब जेल जाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी? क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जितने भी मामले मौजूदा वक्त में हैं, उसमें क्या दिल्ली पुलिस और क्या यूपी पुलिस किसी ने हाथ नहीं लगाया। और अपने तरीके का यह पहला मामला है जब यौन शोषण के आरोपों को लगाते हुए इस देश में मेडल जीतने वाली लड़कियां सड़क पर आ गई और उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, क्योंकि सियासत और सत्ता का रसूख कुछ ऐसा कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी परिस्थिति इस देश में कभी नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया, एफआईआर दर्ज कीजिए। मैसेज बहुत साफ है कि इस देश के भीतर में सत्ता और सरकार और उनके करीब के लोगों को कानून भी क्या छू नहीं सकता है। मैसेज बहुत साफ है, अगर सत्ता को किसी से भी सहूलियत है और किसको सहूलियत है, अगर वो ताकतवर इस हिसाब से है कि वो सत्ता की मदद चुनाव जीतने में कर सकता है, खुद चुनाव जीत सकता है, तो उसे कोई हाथ लगा नहीं सकता। क्या वाकई ऐसी स्थिति है? तो फिर इस देश में सत्ता और सरकार की साख बची कहां? और जब हर उम्मीद और आस सुप्रीम कोर्ट की दिशा में जा रही हो, तो फिर ऐसे में क्या यह कोई कह सकता है कि इस देश के भीतर में अब न्यायपालिका, और वह भी सुप्रीम कोर्ट, और मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बड़े हो चले हैं और प्रधानमंत्री की साख इस दौर में डामाडोल है? क्योंकि 16 मौके ऐसे आए जब प्रधानमंत्री के घर पर खिलाड़ी पहुंचे, देश के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने मेडल जीता, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे हॉकी का खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट का खिलाड़ी हो। प्रधानमंत्री ने खेल को तरजीह दी, खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाई, उनके साथ संवाद बनाया और देश के मीडिया ने उसका लाइव प्रसारण या फिर रिकॉर्ड करके उसको घंटों तक चलाया। लोगों के जहन में प्रधानमंत्री का यह कथन भी घूमता रहा कि वो पुरानी कहावत हो चली है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगो खराब। इसको प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य से बदला, उन्हें प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया। लेकिन पहली बार इस देश के भीतर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी, चाहे वो कॉमनवेल्थ की हो, चाहे एशियन गेम्स की हो, चाहे ओलंपिक की हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, और उनके साथ इस देश के तमाम खिलाड़ी एक के बाद एक खड़े होते चले गए। सभी ने समर्थन किया, लेकिन बावजूद इसके न उत्तर प्रदेश की पुलिस और ना ही दिल्ली की पुलिस एफआईआर दर्ज कर पाई, जबकि कानून बहुत साफ कहता है कि आईपीसी की धारा के तहत, जो कानून का मतलब है 166A, अगर आप यौन शोषण के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो उस पुलिस के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कानून की रक्षक पुलिस भी कानून को दरकिनार क्या इसलिए कर देती है कि वह सत्ता के खौफ में रहती है, सत्ता से डरी रहती है। और सत्ता क्या इसलिए कानून को दबा के रखता है कि उसकी सत्ता अपने तौर पर खौफ पैदा करते रहे और वो चलती रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो एक मैसेज भारत के उस सिस्टम को लेकर है, जो सिस्टम इस देश में सत्ता ने बना दिया है। क्योंकि जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग इस देश के तमाम मेडल विजेता महिला कुश्ती वाले कर रहे थे, और जो यौन शोषण का आरोप जो लगा रहे थे, उसमें 6 लोगों ने सीधे सीधे लिख के दिया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसमें एक लड़की तो नाबालिग है। यानी पॉस्को के तहत भी तुरंत मूव करना चाहिए इस देश की पुलिस को, लेकिन पुलिस मूव नहीं की। कौन है ये शख्स? कितने आरोपों की फहरिस्त है? अगर कच्चा चिट्ठा निकालिएगा तो आप थक जाइएगा। आईपीसी की धाराएं आपको कमजोर लगने लगेगी, क्योंकि जिस ब्रजभूषण सिंह को लेकर आरोप लगाए गए और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज कीजिए। और ध्यान दीजिए, जब पहली बार नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हुई।
और उसने एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने का मतलब होता है तुरंत गिरफ्तार करना। और अगर वह छुपा नहीं है तो, और वो शख्स छुपा नहीं है, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं जहां वो अपनी बातों को नए तरीके से कहना चाह रहा है। लेकिन सवाल है कि जो आरोपों की फहरिस्त उससे पहले भी उन पर लगी रही, उसमें उत्तर प्रदेश जो माफिया राज से मुक्ति चाहता है, वह भी उस शख्स को पकड़ने की दिशा में कभी आगे बढ़ नहीं पाया। किस कानून के राज का जिक्र कौन करेगा? क्योंकि जो कुछ जंतर मंतर पर बीते 6 दिनों से हो रहा है और इससे पहले जनवरी के महीने में हुआ था, आश्वासन और भरोसे और उम्मीद के साथ उस वक्त का जो प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पे, जब खिलाड़ी पहुंचे थे तो उन्होंने उम्मीद देखी कि दरअसल खेल मंत्री उम्मीद दिखा रहे हैं और कमेटियां बन रही है, जांच कमेटी बन रही है। लेकिन अब अप्रैल के महीने में जब समूची कच्चे चिट्टे के साथ परिस्थितियां सामने आई तो पता चलता है कि कमेटियां फेक थी, उसका कोई मतलब नहीं था। वो रिपोर्ट चंद लोगों की जुबान के जरिए तैयार की गई थी, क्योंकि उसमें जिन्हें शामिल किया गया उसमें एक महिला रेसलर ने कहा, मुझे तो रिपोर्ट दिखाई नहीं गई, रिपोर्ट देख के पढ़ना चाहती थी, छीन ली गई, जबरदस्ती हस्ताक्षर लिए गए। ये कैसी कमेटी है? ये कौन सी परिस्थिति है इस देश के भीतर में? तो आइए जरा इस पन्ने को खोलिए और पहले समझना शुरू कीजिए, इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ताओं की साख कोई बची है या नहीं बची है, और न्याय के लिए क्या हर किसी को इसी तरीके से सड़क पर आना होगा? और न्याय की गुहार करने वालों की कतार में इस देश के ऐसे ऐसे नामचीन लोग आकर अब खड़े हो गए जो एक ही लाइन कहते हैं तमाम बातों के साथ। उस फहरिस्त के भीतर चाहे वह कपिल देव हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता भाला फेंकने में, चाहे सानिया मिर्जा हो, चाहे सोनू सूद हो, चाहे शहबाग हो, चाहे हरभजन सिंह हो, कोई नाम ले लीजिए, चाहे कलाकार उर्मिला मातोंडकर का नाम भी ले लीजिए। सबने क्या लिखा? सबने एक लाइन में सिर्फ यही लिखा, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उम्मीद है खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल इंसाफ मिलेगा, ये जंग जरूर जीतेंगे, मैं प्रार्थना करता हूं इन्हें न्याय मिले। ये मैसेज क्या है? इस देश के भीतर में न्याय मिलना बंद हो गया है। इस देश के भीतर में कोई सत्ता से टकरा नहीं सकता है, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर बृजभूषण सिंह और उनके पक्ष में जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पीटी उषा भी आ गई और उन्होंने कहा यह अनुशासन भंग करने की स्थिति है, फिर उन्होंने कहा कि यह देश की छवि धूमिल हो रही है, तो एक क्षण के लिए पूरा सिस्टम समझ में आने लगा। इस देश की सत्ता द्वारा बनाए गए सिस्टम के किसी भी संस्थान से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपको सत्ता के साथ खड़ा होना पड़ता है। क्या इस देश में ऐसी स्थिति आ गई है? और सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस एकमात्र उम्मीद की किरण है। कॉन्स्टिट्यूशन तो इस बात को नहीं कहता है, वह तो बहुत साफ चेक एंड बैलेंस की स्थिति लाता है। लेकिन बहरहाल अब जरा इस फहरिस्त पे आइए, जब हम जिक्र कर रहे थे कि आपके सामने आईपीसी की धाराएं कम पड़ जाएंगी, ये क्यों कह रहे हैं? 1974 से लेकर 2007 तक कई मामले हैं, और ये मामले नवाबगंज में हैं, ये मामले अयोध्या में हैं, ये मामले फैजाबाद में हैं, ये मामले राम जन्मभूमि में हैं, ये मामले बहादुरपुर दिल्ली में भी हैं। जो आरोप लगाए गए और जो मामले दर्ज हैं और जो शख्स कैमरे के सामने कह चुका हो कि रविंदर सिंह की हत्या उसने की, और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आरोपों की फहरिस्त में आईपीसी की धारा 302, धारा 307, धारा 147, धारा 148, धारा 149, धारा 323, धारा 342, धारा 319, धारा 411, धारा 447, धारा 188, धारा 393, धारा 353, धारा 364, धारा 506, धारा 504, धारा 177, धारा 182, धारा 194, धारा 196, एमवीए एक्ट 2207, आर्म्स एक्ट 25, ये सभी जो धाराएं का नाम हमने लिया है, ये बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगी हुई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोपों की फहरिस्त है वो उत्तर प्रदेश के भीतर भरी पूरी है, और एक आरोप बहादुरपुर दिल्ली का भी है। लेकिन बात आज उसके आगे की है, क्योंकि जो शख्स कैमरे पर बोल चुका हो, जिस पर टाड़ा लग चुका हो,
जो दाऊद को लेकर उनके साथ खड़ा हुआ एक वक्त नजर आ रहा हो और मदद कर रहा हो। 92 के बाद की परिस्थिति का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कहीं कोई पुलिस मूव नहीं करती है, कहीं उसमें कोई हरकत नहीं होती है। यह मैसेज क्या है? यह मैसेज जो भी हो, लेकिन इन सब के बीच हमें लगता है कि खेल मंत्री की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस देश के गृह मंत्री की भूमिका क्या होनी चाहिए, और मौजूदा वक्त में तो देश के प्रधानमंत्री जो खेलों के प्रति जिनका प्रेम है और जो न्याय प्रिय तरीके से खुद को रखते हैं और तमाम भाषणों में दो बातों का जिक्र जरूर करते हैं। एक, इस देश में भ्रष्टाचार और अपराध खत्म करेंगे, और दूसरा, वो कहते हैं कि न्याय हर किसी के साथ होगा। न्याय किसके साथ हो रहा है? उनके साथ जो खड़ा है, वो चाहे अपराधियों की फहरिस्त क्यों ना हो। इस पे मत जाइए कि पार्लियामेंट के भीतर और मोदी कैबिनेट के भीतर कितने दागी हैं, इस पर मत जाइए कि उत्तर प्रदेश के भीतर कितने दागी हैं, कितने विधायक दागी, कितने सांसद दागी, किन्होंने क्या अपराध किया, किस रूप में किया, इस पे मत जाइए। एक टेस्ट केस बृजभूषण शरण सिंह का उठाइए और जरा सोचना शुरू कीजिए। जो शख्स 5 बार बीजेपी की टिकट पर सांसद बना हो, 1 बार समाजवादी पार्टी की टिकट पर सांसद बना हो, यानी 6 बार जीता हो, मौजूदा वक्त में सांसद हो, और अगर उस पर आरोप लगाने वाले खिलाड़ी जनवरी के महीने में गुहार करते हुए जंतर मंतर पहुंचे, उसके बाद एक सिस्टम सक्रिय हो जाए इस देश के भीतर में, उस सिस्टम को चलाने वाली सरकार, और उसमें तमाम यात्रा बीच में छोड़कर एक झटके में देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली पहुंच जाए और बोले कि मैंने बड़ी लंबी बात की, और जिनसे बात की वो कहें जी नहीं, बजरंग पुनिया कहें 2 से 4 मिनट की बातचीत हुई थी, बाकी तो अधिकारी लीपापोती में लगे थे। सिस्टम समझ में आना चाहिए। इस देश के भीतर का सिस्टम यह कहता है कि आप कुछ डीले कीजिए, यानी कुछ धीरे कीजिए, देर करते चले जाइए, कुछ कमेटियां बना दीजिए, वह कमेटी की रिपोर्ट की एक मियाद तय कीजिए, उस मियाद को बढ़ाते हुए उसके वक्त को कैसे बढ़ाया जाए, यह हुनर आपके पास होना चाहिए, और जो फाइनल रिपोर्ट हो वो पहले दिन से तय हो जाए। जो आरोपी है, अगर वो आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए फायदेमंद है, तो फिर वह रिपोर्ट उसको पहली बता दी जाए कि देखिए हम आपको अभी अलग कर रहे हैं, आपके पावर्स को छीन रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो रेसलिंग फेडरेशन है वो अभी काम नहीं करेगा, लेकिन आप कुछ ना कहें। और उसके बाद मियाद कमेटी की बीत जाए और पता चले कोई रिपोर्ट ना आए, और फिर 3 महीने के बाद अप्रैल के महीने में दोबारा वही खिलाड़ी अगर न्याय की गुहार में फिर से उसी जगह पर आकर बैठ जाए और इस बार समूचे देश से यह कहकर गुहार लगाए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ कैसे मिलेगा? और चंद फरलांग की दूरी में प्रधानमंत्री का वही घर जिस घर में इन खिलाड़ियों के साथ तस्वीर ली गई थी, चंद फरलांग की दूरी पर पीएमओ, जहां पर खिलाड़ी गए और वो अपने मस्तक को उठाकर देखते थे अपने देश के प्रधानमंत्री को जो खेल के प्रति प्रेम व्यक्त कर रहा है। चंद फरलांग की दूरी में इस देश के खेल मंत्री का घर, जिनके घर पर आधी रात के वक्त जनवरी के महीने में बैठक हुई, वह इस दौर में कहीं नहीं आया और उस दौर को याद कर रहा है। कमाल की स्थिति है ये। ऐसा सिस्टम और इस देश में 6 सदस्यीय कमेटी जो बनती है वह किस रिपोर्ट को दे रही है, कब दे रही है, कोई नहीं जानता है, जब तक दोबारा जंतर मंतर पर दस्तक नहीं होती है। उन्हीं खिलाड़ियों को जिन्हें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, और उसके बीच में जो बातें निकल कर आती है, जो भी इन खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ा होगा, अगर वो फेडरेशन से जुड़ा हुआ है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाएगा, उसकी घेराबंदी की जाएगी, उसको हाशिए पर किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों से गूंजता हुआ दिल्ली का जंतर मंतर, तो दिल्ली के भीतर जब यह हाल है और दिल्ली से सटे राज्य हरियाणा के भीतर की जब यह परिस्थितियां हैं, और उसके दूर जहां चंडीगढ़ या इस देश के भीतर में जो अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर हैं वहां की यह स्थिति है, और उसमें सटे हुए उत्तर प्रदेश के भीतर गोंडा और बहरीच से आने वाले बृजभूषण शरण सिंह की यह ताकत है, तो इसका मतलब बहुत है कि मौजूदा वक्त में सत्ता की साख सिर्फ एक एक सांसद पर टिकी हुई है, इसीलिए वो किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है। लेकिन यहीं से एक दूसरी बात शुरू होती है, जब चीजें ध्वस्त होती है तो इस देश के भीतर कोई तो खड़ा होता है।
इस देश की न्यायपालिका एक वक्त डगमगाती हुई नजर आ रही थी और बड़ा शोर मचा था इस देश के भीतर में जब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायरमेंट के चंद महीनों के भीतर संसद पहुंच गए और सरकार ने उन्हें नामित मनोनीत कर दिया और कहा कि आप आज से राज्यसभा के सांसद हो गए। और जब उनसे सवाल पूछा गया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप पार्लियामेंट में क्यों आ गए, यह तो सरकार द्वारा दिया गया तोहफा है और सरकार के साथ कभी न्यायपालिका खड़ी नहीं होती है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चेक एंड बैलेंस पर भरोसा करता है। तो उस वक्त चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कहना था कि मैं पार्लियामेंट के भीतर आकर उन मुद्दों को उठाऊंगा जिससे एक बैलेंस इस देश के भीतर में हो और सत्ता और न्यायपालिका के बीच एक समानांतर स्थिति कुछ ऐसे बने कि लोगों को इंसाफ मिल पाए, न्याय मिल पाए। आप कल्पना कर रहे हैं उस पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्लियामेंट के भीतर कभी भी जस्टिस रंजन गोगोई ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया, कोई ऐसा सवाल खड़ा नहीं किया। और उस प्रक्रिया से अगर आगे निकलेंगे तो एक निराशा इस देश के भीतर थी और इस निराशा के भीतर जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आए और उन्होंने नियम कायदे, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन चीजों का जब जिक्र करना शुरू किया और तमाम पब्लिक प्लेसेस पर भी जाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल हो, मीडिया की स्वतंत्रता का सवाल हो, इस देश के भीतर में जो समाज सेवी हैं उनको लेकर जो सवाल हो, इन सवालों के पक्ष में जब वह इस स्थिति में लाकर खड़ा करते हैं देश की डेमोक्रेसी को कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के हिसाब से देश को चलना चाहिए, चेक एंड बैलेंस जरूरी है। और वह यह भी निर्देश देते हैं जस्टिस बनर्जी जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट में है कि किसी मामले को अगर आप सुन रहे हैं तो बीच में मीडिया के पास मत जाइए, इंटरव्यू मत दीजिए। इन बातों का भी जिक्र करते हैं, यानी ध्यान दीजिए तो जनता के प्रति जिम्मेदारी किसकी। और यही बात तो इस देश के कानून मंत्री ने कही थी। रिजिजू ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए जनता हमें चुनकर भेजती है, जनता जजेस को चुनकर नहीं भेजती है, जिम्मेदारी जनता को लेकर हमारी होती है, हमें हर 5 साल बाद जाना पड़ता है। इसीलिए हम कॉलेजियम का विरोध करते हैं और इसीलिए हम जो सिस्टम चाहते हैं, अपॉइंटमेंट सिस्टम, जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार की भागीदारी होनी चाहिए। अब जरा कल्पना कीजिए अगर इस देश के जज भी सरकार द्वारा नियुक्त होने लगे तो क्या होगा। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार जनता को लेकर जिम्मेदारी कहां निभाती है जहां उस पर कोई आंच ना आए। और यह एक जीता जागता उदाहरण है क्योंकि मौजूदा वक्त में देश के गृहमंत्री कर्नाटक के चुनाव प्रचार पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जहन भी उसी दिशा में जा चुका है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स, दर्जन भर कैबिनेट मिनिस्टर कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतना है और सभी को पता है इस देश का मंत्र 2024 की दिशा में हर इलेक्शन के बाद हर कदम बढ़ रहा है। तो ऐसे में वो नवाबगंज का इलाका हो, अयोध्या का इलाका हो, फैजाबाद का इलाका हो, गोंडा का इलाका हो, बहराइच का इलाका हो, जिन जगहों पर जिस नेता की तूती बोलती होगी और उसके हिसाब से वोट अगर इधर उधर होता होगा, वो जातीय समीकरण हो या बाहुबल हो, तो फिर उसको कौन डिगा सकता है और पुलिस बिना सत्ता के कैसे मूव कर सकती है। तो क्या इस देश के सिस्टम को पुलिसिंग सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है? इस देश के पूरे गवर्नेंस को और पूरे के पूरे रूल ऑफ लॉ को उस पुलिसिया अंदाज में देखने का नजरिया इस देश में पैदा हो चला है जहां पर सत्ता के इशारे पर पुलिस काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लंबा इंतजार किया और कहा, नोटिस दिया और पूछा भी कि आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। सामान्य तौर पर ऐसे मामलों को लेकर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है। शायद इसीलिए इस बात को भी अब समझने की जरूरत है कि अगर कानून के तहत इस देश में काम हो रहा हो तो जिस रूल का हमने जिक्र किया 166A IPC, अगर पुलिस वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट की एफआईआर दर्ज ना करे तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। यानी इस देश में यौन शोषण को लेकर एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही है और पीड़िता 16 साल की जिसने गोल्ड मेडल जीता है, नाबालिग, उसको लेकर भी कोई जागृति पुलिस विभाग के भीतर मानवीय पहलू भी नहीं जागे। क्या ऐसी स्थिति में है? और आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर कपिल सिब्बल ने 3 बातें उठाई। 1, रिटायर्ड जज इस केस की निगरानी करें।
यानी इस पूरी प्रक्रिया में भरोसा अभी भी जाग नहीं रहा है। महिला रेसलर्स को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो एफआईआर का जिक्र है उस एफआईआर के तहत तुरंत कार्रवाई हो, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति बढ़ी और नाबालिग को तो तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने की स्थिति में आदेश भी दे दिया। सवाल यह नहीं है कि आगे अब क्या होगा, सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जनता जब अपने नुमाइंदों को चुनती है तो नुमाइंदों के जरिए यह मानकर चलती है कि दरअसल यह हमारे संवैधानिक हक की तो रक्षा करेंगे, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा तो होगी, लेकिन सत्ता अगर उस आड़े आकर खड़ी हो जाए तो तीन सबसे बड़े सवाल। मौजूदा वक्त में भारत के भीतर क्या देश के प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा बड़ा कद इस देश के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का हो चला है? दूसरा सवाल, उम्मीद और आस इंसाफ को लेकर क्या मौजूदा सरकारों से इसलिए उम्मीद नहीं बचती है कि अगर सरकार उसमें कोई न्याय और इंसाफ करे और सत्ता डगमगाने लगे तो क्या बिल्कुल समाज सत्ता और विपक्ष में बंटा जा चुका है या बांट दिया गया है? और तीसरी परिस्थिति, कोई भी संविधान की शपथ लेकर इस देश में गवर्नेंस चलाता है, कोई भी सरकार बने, कोई मंत्री बने, कुछ भी हो, और उसी संविधान के तहत जिस रूल ऑफ लॉ का जिक्र है, अगर उस रूल ऑफ लॉ को ही इस देश में लागू सरकारें नहीं करें और पुलिस ही उस दिशा से आंखें बंद कर ले तो क्या होगा, यह कल्पना के परे है जो मौजूदा वक्त में नजर आ रहा है। उम्मीद और आस सुप्रीम कोर्ट को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।